हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आपको इस चैनल पे होने वाली डिस्कशन पसंद है या आपको लगता है कोई पॉजिटिव चीज़ ऐड करती है वो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करो और कमेंट में बता सकते हो अगर कोई फीडबैक हो तो। अम, किसी भी कॉन्शियस इंडियन ने हम में से जिसने जो न्यूज़ फॉलो करता होगा या बेसिक चीज़ों की से भी अवेयर होगा हमारी कंट्री की जो जनरल कंडीशन है, वो उसके दिमाग में कभी ना कभी ये वाला ख्याल ज़रूर आया होगा कि नॉर्थ इंडिया के जो दो मेजर स्टेट हैं, यूपी और बिहार, और आई थिंक मुझे उड़ीसा को भी कंसिडर करना चाहिए उसके साथ में, ये इतने गरीब स्टेट्स क्यों हैं। बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड है। यहाँ से पूरे देश में लोग वर्क के लिए एज वर्कर्स सप्लाई होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, बट बहुत सारी अनपढ़ता भी है, बहुत सारे लोग नहीं भी हैं पढ़े लिखे। ओवर पॉपुलेटेड जगह है। और हमेशा से ही अगर आप हर सोशल स्केल में इसको देखोगे, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, हर में ही ये पीछे है। उल्टा स्कूल में भीड़, हॉस्पिटल्स में भीड़, इन चीज़ों में जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं उनमें ये जगह आपको हमेशा आगे मिलेंगी। तो ये क्यों सबसे गरीब और सबसे पिछड़े हुए एरियाज़ हैं हमारी कंट्री के, जो कि सेंटर में है बेसिकली, जो कि मेजर लाइक लैंग्वेजेस कल्चर फॉर्म करते हैं कंट्री का, एक बहुत बड़े हिस्से में, एक बहुत बड़े लोगों की पॉपुलेशन का हिस्सा वहाँ रहता है हमारे देश में। मैं पर्सनली बिहार से हूँ। मुझे ये क्वेश्चन हमेशा से ही चुभता रहा है कि क्यों जिस स्टेट से मैं आता हूँ वो स्टेट इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। दुनिया के मुकाबले तो छोड़ दो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के मुकाबले भी। यही क्वेश्चन मोहक मंगल ने अपने सोच चैनल पे इंक्वायर किया है, एक्सप्लोर किया है, और मैं चाहता हूँ कि वो मैं देखूँ आप लोगों के साथ और उस पर डिस्कस करूँ। तो देखते हैं। ये 27 अप्रैल 1987 का न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज है। इस अखबार के एक छोटे से सेक्शन में एक 87। हेडलाइन थी, बिहार की गरीबी और गुंडागर्दी के बारे में। हरिचरण, एक मजदूर, कहते हैं कि गरीबी के अलावा उन्होंने कुछ और देखा ही नहीं है। एक हरिजन ये बताते हैं कि एक लोन लेने के लिए उनको बैंक कर्मचारियों को घूस देनी पड़ती है। जातिवाद अभी भी कॉमन है। एक जमींदार कहते हैं कि कैसे उनके मजदूर बहुत आलसी हैं, वो खाने के लिए और टॉयलेट जाने के लिए ब्रेक लेते रहते हैं। इंडिया टुडे ने उत्तर प्रदेश को भी ऐसे ही डिस्क्राइब किया था अपने एक मैगजीन एडिशन में, गरीबी के मामले में भी और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी। राइट ऑफ द बैट 87 में मुझे नहीं पता देश के बाकी हिस्सों की सिचुएशन क्या होगी, बट मैं ये प्रिडिक्ट, आई मीन प्रिडिक्ट तो नहीं सही वर्ड है, मैं ये लाइक सोच सकता हूँ कि दूसरे हिस्सों की हालत भी कोई खास बेहतर नहीं रही होगी। दूसरा, इस न्यूज़पेपर ने बताया कि लोन लेने के लिए बैंक को घूस देनी पड़ती है। आई थिंक ये पूरी कंट्री में सिचुएशन है। लेबर आलसी है पूरे देश में। लेबर बिहार और यूपी से जाती है, एमपी भी, यूपी बिहार इन एरियाज से लेबर जाती है। तो अगर वहाँ की लेबर आलसी है, तो फिर तो पूरे देश की ही लेबर बेसिकली लाइक ऑन अ ब्रॉडर लेवल आलसी ही होनी चाहिए, क्योंकि वहीं की लेबर है अवेलेबल पूरी कंट्री में। हाँ, एक बात हो सकती है कि अपने जगह पे, क्योंकि शायद जब आप अपने घर में होते हो तो आपका कंफर्ट लेवल थोड़ा हाई होता है, आप काम थोड़ा कम करना चाहते हो। बाहर जाते हो तो आपकी हसल का लेवल बढ़ जाता है। ये चीज़ शायद फैक्टर एक हो सकती है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स और इंडिया टुडे के एडिशंस करीब 30 साल पुराने हैं, पर शायद आपको लगेगा कि आज के टाइम में उत्तर प्रदेश और बिहार में इतना ज्यादा कुछ नहीं बदला है। 1960 में नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा के बेसिस पर 12 मेजर स्टेट्स में से बिहार लास्ट रैंक में थी और उत्तर प्रदेश थर्ड लास्ट। और यूपी उड़ीसा भी। 2014 में बिहार अभी भी लास्ट में है और उत्तर प्रदेश सेकंड लास्ट। अगर हम मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो जो वैल्यूज है बिहार और उत्तर प्रदेश की, वो सिमिलर है कॉन्गो और मलावी से, जो बहुत ही पुअर अफ्रीकन कंट्रीज है। इन दोनों राज्यों में भुखमरी अभी भी कॉमन है। जब आप लोग सुनते हो ना कि पॉवर्टी लेवल सब सहारन अफ्रीका के हैं, तो सब सहारा अफ्रीका में यही कंट्रीज आती हैं। कॉन्गो हो गया, अंगोला हो गया, अम, मलावी हो गया, युगांडा हो गया, ये सारी कंट्रीज सब सहारन अफ्रीका में आती हैं। और उस सब सहारन अफ्रीका, एक्सक्यूज मी, सब सहारन अफ्रीका का भी जो सबसे गरीब पार्ट है वो है ये कॉन्गो, साउथ सूडान, ये कंट्रीज है सबसे गरीब पार्ट वहाँ का। और हाँ, नॉर्थ सूडान, जो जो प्रॉपर सूडान है, वो प्रॉपरली सब सहारन अफ्रीका में नहीं आता। उसका नॉर्दर्न पार्ट जो अब सूडान है, मोस्टली अरब, अरब भी नहीं, मगरब रीजन कहते हैं उसको, नॉर्थ अफ्रीका का जो
रीजन है उसमें आता है, और साउथ सूडान बट सब सहारन में आता है, और शायद कॉन्गो बहुत गरीब है लेकिन शायद साउथ सूडान उससे भी ज़्यादा गरीब है। और वायलेंस और करप्शन अभी भी देखा जाता है। अब उत्तर प्रदेश और बिहार की करंट सिचुएशन एक रात में नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे कई हिस्टोरिकल कारण हैं जिनको हमारा जनरेशनल समझना बहुत ही करप्शन। ज़रूरी है, क्योंकि करीब 25% ऑफ इंडिया इन राज्यों में ही रहता है और इनके बिना इंडिया प्रोग्रेस नहीं करेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हुई जो मैं पहले क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैं इजीली गैस कर सकता हूँ कि 87 में कोई बाकी का इंडिया भी कोई बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन में गया होगा, तो फ़र्क ये हुआ कि हाँ वो लोग आगे निकल गए और अगेन यूपी बिहार पीछे रह गए। रिसर्चर्स ने इस प्रश्न को आंसर करने की कोशिश करी है और उन्होंने 4 मेजर फैक्टर्स को हाईलाइट किया है। पहला है अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट में, दूसरा है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जिसकी वजह से कई मिनरल रिच स्टेट्स जैसे बिहार का नुकसान हुआ था, थर्ड है लैक ऑफ फंड्स जो सेंटर से इन स्टेट्स में आए हैं, और लास्ट है इन स्टेट्स की पॉलिटिक्स। इस वीडियो में हम इन चारों फैक्टर्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लैक ऑफ अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अब अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आया है ये मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था और जब लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में हुआ है आज़ादी के बाद, जिसे कहते हैं कि ज़मींदारों से जो लैंड छुड़ा के जो गवर्नमेंट ने पूरा रीऑर्गेनाइज़ किया था लैंड को, अब उससे पहले बाकी के कंट्री से बिहार की सिचुएशन या यूपी की सिचुएशन कैसे थी डिफरेंट, इस पे शायद इस चीज़ का काफ़ी डिपेंड करता होगा। ये हिस्ट्री में ये चीज़ ऑफ कोर्स जाती होगी। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ये मुझे नहीं पता किसकी कमी है। ये ऑफ कोर्स मुझे मोस्ट लाइकली लग रहा है कि गवर्नमेंट की कमी है ये। दो चीज़ें मैं और ऐड कर दूंगा इसी में कि खेती, जो बेसिकली दोनों चीज़ें खेती से रिलेटेड है, जो प्रॉब्लम है वहाँ एक चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं और ज़मीन उतनी ही है जितनी है, तो पर कैपिटा ज़मीन अपने आप ही अगर आप इक्वल भी कर दोगे तो रिड्यूस हो जाएगी अमाउंट ऑफ ज़मीन। दूसरी चीज़ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, दूसरी चीज़ बहुत बड़ी संख्या में लोग इन स्टेट से बाहर काम करने चले जाते हैं काम की कमी की वजह से, तो वो लोग बेसिकली लैंड लेस ही हैं। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ लैंड लेस हैं, टोटली दे डोंट हैव एनी लैंड एट ऑल। और इस वीडियो के दौरान हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इनमें से कई फैक्टर झारखंड को भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि झारखंड की भी पोजीशन सिमिलर ही है। अच्छा, झारखंड और बिहार के केस में एक ऐसी चीज़ है कि झारखंड टोटली मिनरल रिच पार्ट था बिहार का, जो कि उन्होंने अलग कर दिया, और बिहार बेसिकली खेती का मेन है। बिहार में आई डोंट थिंक कोई मिनरल का इतना बड़ा डिपॉजिट्स या बड़े प्रोजेक्ट है। बिहार और उत्तर प्रदेश की लैक ऑफ डेवलपमेंट के पीछे एक मेजर कारण था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जिसको ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था 1793 में। ब्रिटिशर्स के लिए एक मेन तरीका पैसे कमाने का था, जो लगान भरना होता था किसानों को। इस लगान को कलेक्ट करने के 3 तरीके थे, और ब्रिटिशर्स ने बिहार और यूपी में जमींदारी सिस्टम यूज किया था, जहाँ ब्रिटिशर्स के लिए टैक्स जमींदार कलेक्ट करते थे। पर क्योंकि फार्मिंग सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसकी वजह से उनके टैक्स में इतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। इसीलिए 1793 में उन्होंने हर जमींदार के लिए ये टैक्स फिक्स कर दिया था। इसका ये मतलब था कि चाहे बाढ़ आए या फिर सूखा, ब्रिटिशर्स को सेम ही पैसा मिलेगा हर साल। पर इसकी वजह से मुश्किल हालातों के दौरान कई किसान अपना टैक्स नहीं दे पाते थे अपने जमींदार को, जिसके बाद जमींदार उनकी जमीन हड़प लेता था। और एक शुरुआत थी जमीन से रिलेटेड कास्ट क्लास हिंसा की। रिसर्चर्स ने ये दिखाया है कि जो नक्सल मूवमेंट थी इंडिया की, उसकी शुरुआत भी जमींदारी सिस्टम से ही रिलेटेड है। और जहां यूपी और बिहार में ये टैक्स फिक्स था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के जरिए, दूसरे राज्यों में जैसे मद्रास और बॉम्बे में ये टैक्स फिक्स नहीं था। ये निर्भर करता था उनके एग्रीकल्चरल आउटपुट पर, यानी कि उनके उत्पादन पर। इसलिए जब आउटपुट ज़्यादा होता था उनको ज़्यादा टैक्स देना होता था, पर अगर मान लो बाढ़ या सूखा हो गया तो उनको टैक्स कम देना पड़ता था। यहाँ पे ये बात मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। आज की दुनिया हम भूल जाते हैं हिस्ट्री के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और कितने दूरगामी होते हैं। फॉर एग्जांपल राइट नाउ पूरी दुनिया में डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम है। इंडिया में ये एक प्रॉब्लम है कि यूपी बिहार या कुछ और स्टेट्स बहुत गरीब हालात में है, या कुछ पर्टिकुलर जातियों के लोग या ग्रुप्स के लोग बहुत बुरे हालात में है। अमेरिका में रेशियल लेवल पे कुछ लोग बुरे हालात में हैं, किसी और कंट्री में रिलीजियस लेवल पे बुरे हालात में है।
हम उनको सिर्फ उनके प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से देख पाते हैं, लाइक जनरली, और एक्सप्लोर नहीं कर पाते कि उनकी जड़ें कितनी ज़्यादा डीप हिस्ट्री में, कितने पिछले टाइम तक जो डिसीजन लिए गए पिछले पुराने टाइम में उन तक जाती हैं। और यहाँ पे ही मैं मोहक को इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि एक तो इसकी लड़के की रिसर्च बहुत बढ़िया होती है, बंदा डिटेल में रिसर्च करके अच्छे प्रॉपर तरीके से इस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है, जिससे कि अगर कोई बंदा सच में जानना चाहता है, किसी में सही में क्यूरियोसिटी है, तो अच्छे तरीके से डिटेल में चीज़ों को समझ सकता है। इस जमींदारी सिस्टम को हटा दिया था इंडिया से 1947 के बाद, पर इसके बावजूद इस सिस्टम का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है उत्तर प्रदेश और बिहार की प्रोग्रेस में। और इसको समझने के लिए नोबेल पीस प्राइज विनर अभिजीत बैनर्जी और लक्ष्मी अय्यर ने उन डिस्ट्रिक्ट्स को कंपेयर किया था जहाँ ये सिस्टम लागू था उन डिस्ट्रिक्ट से जहाँ ये सिस्टम नहीं लागू था। और उन्होंने क्या पाया कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में 1870s और 1880s में जमींदारी सिस्टम लागू था, उनका एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस 1960s में कम था, लिटरेसी रेट 1980s में कम थी, इन्फेंट मोर्टालिटी 1990s में ज़्यादा थी, और कई क्राइम्स जैसे मर्डर, रेप्स और किडनैपिंग 1990s में ज़्यादा थी। आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि इंडिया में गरीबी और ज़मीन का बहुत ही गहरा रिश्ता है। 2002-2003 में बिहार के 33% परिवारों के पास कोई भी ज़मीन नहीं थी और 15% के पास बहुत ही कम ज़मीन थी। उत्तर प्रदेश की भी हालत ऐसी ही है। इसका ये मतलब है कि इंडिया में ज़्यादातर ज़मीन कुछ ज़मींदारों के ही हाथ में है, पर जो ज़मीन पर काम करते हैं वो है छोटे किसान, पट्टेदार या फिर मजदूर। अब पट्टेदार या फिर छोटे किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता मशीन्स वगैरह खरीदने के लिए, और जिनके पास पैसा है जैसे ज़मींदार, उनके लिए फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन नहीं है और कई लोग तो शहरों में रहते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता एग्रीकल्चर में, और इसकी वजह से किसान सेक्टर में इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अलावा पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में उत्तर प्रदेश और बिहार में, जिसकी वजह से बस 50% एग्रीकल्चर लैंड बिहार में इरिगेटेड है और 60% उत्तर प्रदेश में, जबकि पंजाब में 90% है और गुजरात में 87%। अच्छा, यहाँ देखने वाली बात यह है कि ऑफ कोर्स गुजरात और पंजाब में तो खैर वो तो लैंड ऑफ द रिवर्स ही है, लैंड ऑफ द 5 वाटर्स, उसका मतलब ही है। गुजरात में जितनी रिवर वाटर सप्लाई है उससे ज़्यादा यूपी और बिहार में रिवर वाटर सप्लाई है, बट फिर भी 50-60% पे वो लोग अटके हैं और ये 87-90% पे पहुँचे हुए हैं गुजरात जैसे स्टेट। हालांकि गुजरात में भी बड़ी रिवर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। नर्मदा आई थिंक गोदावरी बड़ी रिवर्स है वहाँ से, लेकिन गोदावरी शायद महाराष्ट्र से आती है, बट एनीवेज वो एक डिफरेंट है। बट गुजरात में बड़ी रिवर्स हैं, ये मुझे पता है। लेकिन जो प्रॉब्लम वो ये है, जो इसने भाई ने बताया, दूसरी डेवलप कंट्रीज़ में आप देखोगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि कैसे एग्रीकल्चर होता है। एक आम किसान भी वहाँ पे बहुत बड़ी लैंड का होल्डर होता है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है, जो मल्टी नेशनल जायंट्स वो लोग प्राइवेट लेवल पे खेती करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी कंपनी है कारगिल, CARGILL। इसी तरीके से एक बहुत बड़ी कंपनी है मोन्सेंटो पे हालांकि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनती हैं। एक और बहुत बड़ी कंपनी है बोल्ट हाउस। अगर आप इन कंपनीज़ के बारे में जाओगे ऑनलाइन, आप सर्च करोगे, आपको पता चलेगा कि ये $multi-billion मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं जो कि खेती करती हैं, जिनके सुपर साइज्ड फार्म्स हैं, मतलब हज़ारों एकड़ में उनके फार्म्स फैले होते हैं एक ही जगह पे, और बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं। वहीं ये खेती करते हैं, वहीं ये उस चीज़ को प्रोसेस करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं चीज़ में, प्रोडक्ट बनाते हैं डायरेक्ट, जो कि डायरेक्ट शेल्फ पे जा सके सुपरमार्केट में, और वहाँ से इनका सप्लाई चेन है, और वहाँ वेयर हाउसिंग के थ्रू, और जो इनका ट्रैकिंग सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनके थ्रू, और फिर ये डायरेक्ट अपने इन ऑन साइट वेयर हाउस से डायरेक्ट बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में अपना प्रोडक्ट भेज देते हैं। तो जिस लेवल की एफिशिएंसी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है अपने एग्रीकल्चर में, हमारे यहाँ उसका 10% भी नहीं है। बहुत ही जुगाड़ टाइप पे और बहुत ही लाइक हैप हैजर्ड वे में खेती हो रही है हमारे वहाँ। ये प्रॉब्लम है, इस जो इन्वेस्टमेंट का लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इससे ये सिचुएशन बनती है।
1980s में बिहार और उत्तर प्रदेश में कई किसान ग्राउंड वाटर इरिगेशन को यूज करने लगे थे, पर इसके बावजूद उनको इतना फायदा नहीं हुआ था दो कारणों की वजह से। पहला कि बिजली का सप्लाई बहुत ही खराब था, और दूसरा कि डीजल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के दाम बहुत बढ़ गए थे, लेकिन उनकी उपज के दाम नहीं बढ़े थे। और जहाँ दूसरे राज्यों में बिजली और रोड जैसे नहीं है हमारे गुजरात, देश में। महाराष्ट्र, कर्नाटका में किसान को सब्सिडीज दी जा रही थी, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा ही नहीं था उनको सब्सिडीज देने के लिए। और क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की जमीन छोटी होती है, उनकी उपज भी बहुत कम होती है, और इसी वजह आज से 4-5 साल पहले सुनने में आता था कि जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं वो कंटिन्यूसली मांगते रहते हैं कि स्पेशल स्टेटस दे दो, बिहार को स्पेशल स्टेटस दे दो। स्पेशल स्टेटस से ये फ़ायदा होगा कि उस कंट्री को उसकी नीड के मुकाबले थोड़े एक्स्ट्रा फंड्स मिलेंगे जितने की मिल रहे हैं उस स्टेट को चलाने में। तो एक तो यहाँ पे सेंटर की प्रॉब्लम है, आई डोंट नो वो क्यों नहीं दे रहे जबकि वो इतना गरीब राज्य है इसके बावजूद भी। दूसरे एंड पे अब आपको अक्सर पता चलता है कि जो बिहार का पैकेज है, जैसे कि यहाँ पे मोहक बता रहा है कि इनके पास फंड ही नहीं था, बट आप अक्सर स्टोरी देखोगे कि बिहार और यूपी, ये जो स्टेट्स हैं, ये अपने दिए गए फंड को खर्च ही नहीं कर पाए पूरा, और इसलिए वो वापस सेंटर को चला गया। तो ऐसे भी इंसिडेंट सुनने में आते हैं, और जस्ट अफसोस ही होता है कि कितने इनएफिशिएंट लोग हैं जो इन स्टेट्स को चला रहे हैं। मैं आज के टाइम पे नहीं कह सकता, शायद यूपी की सिचुएशन सुनने में आता है कभी कभार कि थोड़ी बेहतर हुई है पुराने टाइम से, लेकिन कोई अगर कुछ ऐसा होता, हाँ, जैसे कि एक चीज़ सुनने में आई थी कि यूपी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का प्लान बना रहा है। जैसे 5 ट्रिलियन की इंडिया की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि इंडिया को बनाना है 2025 तक, जो कि अगेन ये तब हुआ था जब ये कोविड वगैरह के सेटबैक्स नहीं आए थे। लेकिन अच्छा टारगेट है, ऑफ कोर्स थोड़ा बड़ा टारगेट है, लेकिन बड़ा टारगेट रखना ज़रूरी भी है। और यूपी ने उसमें से कंट्रीब्यूट 1 ट्रिलियन करने का वादा किया था, लाइक 20% जनता यूपी में रहती है देश की, तो 20% इकोनॉमी में हम कंट्रीब्यूट करेंगे। पर यूपी की इकोनॉमी महाराष्ट्र से छोटी है फॉर एग्जांपल, तो कैसे आप करोगे? देखते हैं क्या होता है, बस मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। वजह से वो अपनी उपज को गवर्नमेंट की मंडी में नहीं बेच पाते, क्योंकि उनके लिए ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है उनकी उपज के हिसाब से। और एग्रीकल्चरल सेक्टर उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो कारणों की वजह से। पहला है कि उनकी इकोनॉमी इस सेक्टर पर बहुत निर्भर करती है। जहाँ इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडिया में अराउंड 20% है, इन दोनों राज्यों के लिए ऑलमोस्ट डबल है। और दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की दोनों की जमीन एक्चुअली बहुत फर्टाइल है, क्योंकि गंगा पास करती है, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर उनको अपनी पोटेंशियल मीट करने के लिए हेल्प कर सकता है। आयरनी डाइड, यही तो आयरनी है। एक बहुत बड़ी एडवांटेज जो बिहार के पास थी ब्रिटिश रूल के दौरान, वो थी बिहार की मिनरल वेल्थ। पर इंडियन गवर्नमेंट ने बिहार की इस एडवांटेज को न्यूट्रलाइज कर दिया था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करके 1953 में। इस पॉलिसी के तहत रेलवे फ्रेट रेट्स कोर, आयरन, स्टील या फिर सीमेंट के सेम कर दिए गए थे पूरे देश में। इसका ये मतलब था कि किसी भी इंडस्ट्रियल कंपनी को बिहार में सेटअप करने की जरूरत नहीं थी, वो किसी और राज्य में किसी पोर्ट सिटी में सेटअप कर सकते थे, और उनको उतना ही रेट देना पड़ता जितना उनको बिहार में देना पड़ता था। इस पॉलिसी की वजह से बिहार के इंडस्ट्रियल सेक्टर को नुकसान हुआ था। जैसे टाटा ग्रुप ने ये डिसाइड किया था कि वो बिहार में इन्वेस्ट करेंगे, पर इस पॉलिसी के बाद उन्होंने अपना निर्णय चेंज कर लिया था। और जहाँ बिहार की रिसोर्सेज इस पॉलिसी के अंडर मौजूद थी, दूसरी रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं थी। इसका ये मतलब था कि बस बिहार को ये नुकसान झेलना पड़ा था। इस पॉलिसी को 1991 में इंडिया ने कैंसिल कर दिया था, पर बिहार तब तक तो रेस में बहुत ही दूर था। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिहार में करीब 2% ही थी, जबकि 14 मेजर स्टेट्स में ये एवरेज थी 16% की। बिहार और यूपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर की कमी का ये मतलब है कि लोगों के पास नौकरी के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत दबाव डालता है। 1971 से 2001 में जहाँ पूरे देश में एग्रीकल्चर वर्कर्स कम हुए हैं, वहीं यूपी और बिहार में वो एक्चुअली बढ़े हैं। और क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी बढ़ोतरी ही नहीं है, कई लोग इस सेक्टर में काम नहीं कर पाते। इसी वजह से कई यूपी और बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है काम के लिए। यूपी और बिहार में हाईएस्ट माइग्रेशन रेट्स हैं हमारे पूरे देश में। लेबर पंजाब और बिहार में, इंडिपेंडेंस के बाद बिहार और यूपी में हाई कास्ट ग्रुप्स रूल कर रहे थे। उनके पास दोनों ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर थी।
और क्योंकि मेन पॉलिटिकल पार्टीज लोअर कास्ट और दूसरे निचले हुए ग्रुप्स की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए 1970s के बाद उन्होंने अपने आप को सोशलिस्ट के साथ ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कई नई पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट हुई थी, जैसे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और जनता दल। पर आरजेडी, ऐसी एसपी, पार्टी के बीएसपी, इलेक्शन जीतने के बावजूद जेडी। इन राज्यों के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई है। गवर्नमेंट के खुद के गवर्नेंस इंडेक्स में कंसिस्टेंटली ये दोनों राज्यों की रैंकिंग्स लो ही रही है, और इनकी पॉलिटिक्स ज्यादातर टाइम से कास्ट में ही कास्ट उलझी बेस्ड रही है है या यार, कास्ट बेस्ड। अगर अभी भी हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों को भी समझाना पड़ रहा है ना कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होता है। किसी दिन मैं बात करूँगा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर डिटेल में। सिंपल बात यह है कि यार आप लोगों को किसी ग्रुप के नाम पे बांधा जाता है और आप लोगों का जो डिसीजन है वो चोरी कर लिया जाता है आप लोगों से। सिंपल, आप लोगों को चूतिया बना दिया जाता है सिंपल वर्ड में। यार किसी ने आपको एक ग्रुप आपको देते, आप अगर आपका नाम अरुण है तो आप अरुण नहीं हो, आप राजपूत हो, क्योंकि आप बिलोंग करते हो राजपूत कम्युनिटी से। और इसलिए चाहे राजपूत, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है राजपूत की बात हो रही हो, या फिर ब्राह्मण, या फिर जो भी है ना, बनिया, जो भी है, तो आप वो हो जो आप इंडिविजुअल आप हो, वो नहीं हो। और क्योंकि आप उससे डिपेंड करते हो, तो उससे बिलोंग करते हो, तो चाहे उस कैंडिडेट, उस कम्युनिटी का कैंडिडेट कितना भी बड़ा नुकसान कर सकता हो आने वाले दिन में आपके एरिया का या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, आपने उसको ही वोट देना। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, इंडिविजुअल की तरह ना देखते हुए अपने आप को किसी ग्रुप के साथ अलाइन करना। ये प्लीज़ इसकी अवेयरनेस फैलाओ यार। कोई, मेरी इतनी रीच नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इन चीज़ों, जितनी भी चीज़ें मुझे लगती हैं कि सोसाइटी में लोग अवेयर कैसे नहीं हो पा रहे हैं इन चीज़ों से, उसके बारे में। बट मैं सिर्फ ट्राई कर सकता हूँ, मेरी रीच है नहीं। जिस दिन मेरी रीच एक साइजेबल नंबर पे पहुँच जाएगी, उस दिन शायद मैं कुछ चेंज ला सकूँ इस चीज़ में। लोग कैंडिडेट्स की कास्ट को ज्यादा महत्व देते हैं और ना कि उनके परफॉर्मेंस को। ऐसा ज्यादातर हुआ है मंडल कमीशन के 1990s में आने के बाद। कुछ लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि 2014 के बाद इस कास्ट का महत्व कम हो रहा है इन राज्यों में, पर इस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की वजह से इन दोनों राज्यों को कई साल से भुगतना पड़ा है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के अलावा इन दोनों राज्यों को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भी गुजरना पड़ा है। यूपी में 1991 से 2002 तक 8 गवर्नमेंट थी और 3 बार प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था। बिहार में 1961 से 1990 तक 20 गवर्नमेंट थी और एक ने भी अपना टर्म पूरा नहीं किया था। इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट्स अपनी कुर्सी बचाने में ज्यादा बिजी थी और ना ही रिफॉर्म्स के बारे में सोचने में। हमारे राज्यों को सपोर्ट करने के लिए कई बार हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स ट्रांसफर करती है, पर यूपी और बिहार को बहुत कम सपोर्ट मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से। 1951 से 2012 तक पर कैपिटा बेसिस पर यूपी और बिहार को सबसे कम डेवलपमेंट फंड्स मिले हैं इंडिया में, जबकि हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र को डबल फंड्स मिले हैं। 1990 तक जो फंड्स मिले थे यूपी और बिहार को, वो लेस देन हाफ थे नेशनल एवरेज से। इस पैसे की कमी का ये मतलब था कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर पाई थी। और ये एक और कारण की वजह से हानिकारक था कि क्योंकि इधर की गवर्नमेंट बहुत अनस्टेबल रही थी, उनमें इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं थी टैक्स कलेक्ट करने की। इसका ये मतलब था कि ना ही उनके पास टैक्स का पैसा था और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांसफर्स का पैसा। तो भाई प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? अगेन, क्योंकि सरकार बचाने में लगे रहे थे। ये नहीं देखा कि तुम्हारा स्टेट डूब रहा है, बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहा है, और जो कि आज के टाइम पे है बर्बाद। भाई कोई, आप किसी दूसरे स्टेट में चले जाओ इंडिया के, और यूपी बिहार में चले जाओ। हालांकि मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि मुझे तो कोई भी स्टेट ठीक से डेवलप नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा दुनिया में बाहर निकल के घूमोगे, आपका जो बेस्ट से बेस्ट डेवलप्ड आपको जो जगह लग रही है, उसका भी आपको सारा कच्चा चिट्ठा 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि कितना ही इन ऑर्गेनिक और लाइक अनहोलसम तरीके से डेवलप कर रहे हैं चीज़ों को। मैं अक्सर गुड़गांव का एग्जांपल देता हूँ कि गुड़गांव को ऐसे दिखाया जाता है वो साइबर सिटी है। अगर आप बिल्डिंग्स की तरफ नज़र दौड़ाओगे तो आपको दिखेगी साइबर सिटी। आप सड़क पर देखोगे, आपको दिखेगा यार केओस मचा हुआ है, पैसा दबा के वहाँ लग रहा है। लेकिन होल्ड ऑन सेकंड, पैसा दबा के वहाँ लग रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। काम कुछ नहीं होने से मेरा मतलब है सड़क ऑर्गेनाइज नहीं है,
इधर गड्ढा है, इधर कोई ठेले वाला खड़ा है, उधर कोई फुटपाथ नहीं है, लोगों के चलने की जगह नहीं है, प्रॉपर ट्रैफिक नहीं डाइवर्ट हो रहा, कहीं से भी किधर को भी ट्रैफिक निकल के घुसे जा रहा है। ये चीज़ है प्रॉब्लम। एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नहीं है सोसाइटी में। वीक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की वजह से जो उनको पैसा मिलता भी था उनको भी वो ढंग से यूज नहीं कर पाते थे। जैसे बिहार को जो 8th और 9th प्लान में डेवलपमेंट फंड्स मिले थे उनकी यूटिलाइजेशन रेट बस 50% ही थी, यानी कि एग्जैक्टली 50% आधा फंड्स को फंड स्टेट वापस। गवर्नमेंट यूज कर पाई थी। और ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी यूपी और बिहार को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। 1876 और 1927 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था वो बहुत ही लो था यूपी और बिहार में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एजुकेशन और हेल्थ के लिए। इसके बहुत रियल कॉन्सिक्वेंसेस थे। जैसे एक 1930 रिपोर्ट के हिसाब से जहां बॉम्बे में करीब 800 लोगों के लिए एक पुलिस ऑफिसर था, बिहार में करीब 2300 लोगों के लिए एक पुलिस ऑफिसर था। ये एक टॉपिक भी मैंने डिस्कस किया था काफ़ी पहले। इन दोनों पुलिसिंग राज्यों बहुत की बेकार है। ग्रोथ के लिए हमारी गवर्नमेंट्स कई चीजें कर सकती है। जस्ट इन यहाँ नहीं, दोनों पूरे राज्यों इंडिया में। के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए लैंड रिफॉर्म्स बहुत ही जरूरी है। पर ये लैंड रिफॉर्म्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ही नहीं बल्कि जो रूरल हिंसा होता है इन दोनों राज्यों में उनको भी कम कर सकती है। जमींदारी सिस्टम हटाने के बावजूद यूपी और अरे 20 साल पहले तक तो यहाँ यार बैलेट बॉक्स चोरी करके इलेक्शन स्टील हो जाते थे, तो क्या डेवलपमेंट होगी इन जगहों पे। बिहार में जमीन कुछ लोगों के पास ही है। इसको चेंज करने के लिए 2008 में एक कमीशन ने लैंड रिफॉर्म सजेस्ट करे थे, पर क्योंकि कई अगेन आई एम सॉरी, मुझे सिनिसिज्म पसंद नहीं है खुद भी, लेकिन कभी कभार जब फैक्ट्स आपके सामने आते हैं तो आपका जो एक नेगेटिव जो डेविल है और जो एंजल है सर में, तो जो डेविल है उसको ज़्यादा पावर मिल जाती है अपनी बात असर्ट करने के लिए, तो इसलिए सिनिसिज्म निकल आता है कहीं ना कहीं से। बट आप देख रहे हो कि मतलब कितनी डीपली रूटेड प्रॉब्लम्स हैं जो शायद 200 साल 300 250 साल से चलती हुई आ रही हैं। 1700 समथिंग 89 समथिंग में जो पहला पॉइंट उठाया था मोग ने वो बताया था, तो 250 साल पहले प्रॉब्लम के बीज डाल दिए गए थे। और ब्रिटिश भी जब ध्यान नहीं रख रहे सिंस 1800 से उस जगह का ध्यान नहीं रख रहे, आई मीन इक्वल ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे, सही नहीं लगता उन जगहों पे, तो ट्रेडिंग की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वैसे ही लूज़ हो जाती है। इनलैंड जो जगह होती है उनकी ये भी प्रॉब्लम होती है। कई मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट इन जमींदार से ही आता है, इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती। ऐसे मेजर लैंड रिफॉर्म्स के अलावा हमारी सरकार कई और चीजें कर सकती है लैंड सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए। अगर लैंड सिक्योरिटी इंप्रूव होगी तो लोग और इन्वेस्ट करने लग जाएंगे एग्रीकल्चर में। वो लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर सकती हैं और वो लीगल केसेस को स्पीड अप कर सकती हैं। एक फेमस केस में दो परिवार करीब 70 साल से एक जमीन के मुकदमे को लड़ रहे हैं। यूपी और बिहार तब तक ग्रो नहीं करेंगे जब तक इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं देती। ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई साल से उनको इग्नोर जस्टिस सिस्टम की बर्बादी देख लो, 66 साल से ज़मीन पे फैसला नहीं हो पाया है, ये हमारा जस्टिस सिस्टम है। किया है और उसको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए बिहार के स्पेशल कॉम्पनसेशन पैकेज को अप्रूव ज़रूर करना चाहिए इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट को। इन दोनों ही राज्यों में कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, इसीलिए उनको इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ज़रूर इम्प्रूव करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव करके, ताकि और बिजनेसेस आए इन राज्यों में। अपनी ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए वो उन लोगों को भी इन्वाइट कर सकते हैं जो है तो उन राज्यों से। ये बहुत सही बात बोली, लॉ एंड ऑर्डर और प्रॉपर इलेक्शन, ये दो चीज़ें कर लो। रिफॉर्म्स धीरे धीरे होते हैं, रिफॉर्म्स बहुत क्विकली नहीं होते। बहुत क्विकली अगर रिफॉर्म्स कर दोगे तो इकॉनमी भी वैसे ही क्रम्बल हो जाएगी, क्योंकि एक कैसा भी है लेकिन एक लाइक शैम्बल्स में एक स्ट्रक्चर है, चाहे वो शैम्बल्स में हो। लेकिन अगर आप पूरी चीज़ों को जल्दी जल्दी चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो जो शैम्बल है वो सीधा का सीधा धड़ से नीचे आके गिर जाएगा। तो रिफॉर्म्स स्लो ही होते हैं और करने भी स्लो चाहिए, बहुत स्लो नहीं लेकिन एक रेगुलर पेस पे, बट धीरे धीरे, कि एक एक रिफॉर्म का धीरे धीरे असर हो सके। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर वो बहुत क्विकली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कुछ बेसिक रूल्स, वो इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्शन वो लाई जा सकती है। इलेक्शन जो अब प्रॉपरली होने लग गए काफ़ी वक्त से, वो, और अब जब से इलेक्शन प्रॉपरली होने लग गए थोड़ा सुधार आया भी है इन स्टेट्स में रिसेंट 10-15 सालों में। तो वो चीज़ अगर लॉ एंड ऑर्डर और ये चीज़ कर ली जाए सबसे पहले, इलेक्शन जो प्रॉपर होते हैं, ये तो आई मीन ऑलमोस्ट डन सिचुएशन है,
तो अपने आप ही इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाती है किसी भी जगह में. फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि जो आपका राइट है वो आप पाने के लिए जस्टिस सिस्टम का सहारा ले सकते हो. और ये एक बहुत बड़ी पावर है उस जगह की, और यही उनकी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि वो लोग कंटिन्यूसली इकोनॉमिकली ऊपर ही जाते गए हैं जब से वो एंटिटी एस्टैब्लिश हुई है एज ए कंट्री. पर किसी और देश या किसी और राज्य में इंडिया में काम कर रहे हैं. यूपी के केस में कई लोगों ने सुझाव दिया है कि यूपी को डिवाइड कर देना चाहिए और राज्यों में, ताकि उसको इजीली मैनेज किया जाए. यूपी का भी पॉपुलेशन साइज ब्राज़ील के बराबर है और इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसको मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. अगर यूपी को और स्टेट्स में डिवाइड किया जाएगा तो पॉलिटिकल लीडर्स और अकाउंटेबल होंगे हर एक सब रीजन के लिए. इन दोनों राज्यों में हर चीज़ नेगेटिव नहीं है. लेटली इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है. नीतीश कुमार को क्रेडिट मिला है कि उन्होंने डेवलपमेंट एजेंडा को सेंटर स्टेज दे दिया है बिहार में, जहां उनकी ग्रोथ रेट्स 5% से करीब 14% तक पहुंच गई है. यूपी और बिहार में उन्होंने गरीबी बहुत ज़्यादा हद तक हटाई है. हाँ, यूपी और बिहार के लिए हाई ग्रोथ रेट्स अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि उनकी सिचुएशन इतनी खराब है. पर एक छोटा पॉजिटिव स्टेप ज़रूर है. पर उन दोनों राज्यों के लिए अभी रास्ता बहुत लंबा है, क्योंकि 30 साल बाद कोई भी एक अखबार में ये नहीं पढ़ना चाहेगा कि बिहार और यूपी में अभी भी गरीबी है, अभी भी हिंसा है और अभी भी करप्शन है. बहुत सही लड़के यार, बहुत सही. थैंक यू सो मच मोहक, और बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन इस बात पे जो क्वालिटी कंटेंट यार तुम प्रोवाइड करते हो. डिटेल ओरिएंटेड, प्रॉपरली रिसर्च्ड, और फैक्ट्स पूरा यू हैव ग्राफिक्स टू तो प्रेजेंटेड भी अच्छी तरीके से. तो हर तरीके से लाइक एवरी कॉर्नर इज़ ऑलमोस्ट कवर्ड. और रिसेंट वीडियोस में ये क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज़ ही हुई है, कम नहीं हुई है. तो बहुत सही इसलिए. और अगेन आई डोंट नो मैं क्या कह सकता हूँ. होप की जा सकती है अच्छी, जैसा कि मैंने कहा कि एक चीज़ अच्छी हुई है कि प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हो जाते हैं बिहार में एटलीस्ट. कभी कभार थोड़ा सा अफसोस भी होता है, कभी कभार लगता है कि हम 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैकवर्ड्स वाली पॉलिसी में काम करते हैं. जब सुनने में आता है कि एक जाति वाले किसी एक व्यक्ति को किसी भी सरकार में, राज्य सरकार में या किसी पार्टी में एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन दे दी गई क्योंकि ताकि उस जाति के लोगों को सेट किया जा सके. 21st सेंचुरी में ये चीज़ें देखते हुए सिर्फ ये लगता है कि भाई 70-75 साल हो गए हैं आज़ादी के. 75. चाइना हमसे 2 साल बाद ही, ये गलत थॉट है कि चाइना 2 साल बाद आज़ाद हुआ था. चाइना एस्टैब्लिश हुआ था अपनी करंट फॉर्म में हमारे से 2 साल बाद. आज़ाद वो पहली बात पूरी तरीके से गुलाम चाइना कभी भी नहीं था. ब्रिटिशर्स का कुछ कोस्टल सिटीज़ के ऊपर कब्जा था चाइना में. और मुझे पता है कि ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट याद आ गया तो बता रहा हूँ. इनलैंड हमेशा चाइना फ्री ही रहा था, और वो ब्रिटिशर्स को भी उन्होंने भगा दिया था 20s में ही. बट पहले कुमिंटांग की पार्टी ने रूल किया और बाद में अपनी प्रेजेंट मोमेंट में 1949 में चाइना आ गया. बट एनीवेज, बट चाइना हमसे पीछे था 80s 90s तक इकोनॉमी वाइज, और आज कितना आगे चला गया. और मैं जानता हूँ उनका सिस्टम डिफरेंस है और मैं हमेशा क्रिटिसाइज़ करता रहता हूँ उनके सिस्टम को, लेकिन काम तो वो कर रहे हैं ना. फिर भी काम कर, एक बार सरकार, डेमोक्रेसी में भी सरकार आने के बाद काम करने से कौन रोक रहा है. साउथ कोरिया तो नहीं है ना. साउथ कोरिया तो प्रॉपर डेमोक्रेसी है, ठीक है. चावल नहीं होता था उनके पास खाने के लिए जब वो आज़ाद हुए हैं. आप आर्काइव्स में जाके, डिफरेंट एक archive.com एक वेबसाइट है, उसमें जाके आप उनकी साउथ कोरिया की जो वीडियोस हैं 1950s की वो आप सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि भुखमरी आज के टाइम का, अगेन कॉन्गो, आज के टाइम का साउथ सूडान वाली सिचुएशन है वहाँ पे साउथ कोरिया में. और छोटी सी कंट्री है, और साथ में एक बहुत फरोशियस नेबर है नॉर्थ कोरिया, जो कि खा लेने पे तुला हुआ है. और आज कहाँ पहुँच गए. फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है साउथ कोरिया. अगेन यूएसए ने हेल्प की, बट हमको तो बहुत टाइम हो गया ना यार. हमारे को तो टाइम बहुत मिल गया है. हमारे लोग जाके दूसरे कंट्रीज़ में डेवलपमेंट करते हैं और अपने वहाँ सिचुएशन ख़राब है. एनीवेज यार, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.